हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करते हैं क्लास 10th के फर्स्ट लेसन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली इस लेसन में है क्या, लेखक ने बताया क्या है। तो हम सबसे पहले बात करें कि ये जो लेसन है वो एक ड्रामा है, एक नाटक है, एक प्ले है, जिसके द्वारा लोगों को ये बताया गया है कि किस प्रकार से पृथ्वी को एक आक्रमण से बचाया गया था। ये जो लेसन है वो सेट किया गया है 2025वीं शताब्दी में, मतलब कि आज वर्तमान में इस लेसन को नहीं पढ़ना है, काल्पनिक रूप से 25वीं शताब्दी में अपने आप को मानते हुए इस लेसन का अध्ययन करना है। और इसमें यह बताया हुआ है कि एक बार 2040 में जो मंगल ग्रह पर रहने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा पृथ्वी को कैप्चर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो आक्रमण विफल रहा था, सफल नहीं हो पाया था। और किस चीज़ की वजह से? केवल एक जो नर्सरी क्लास की बुक है, किताब है, मदर गूज उसका नाम है, जो पोएम्स की एक बुक है, उसने इस आक्रमण से पृथ्वी को बचाया था। अब शुरुआत में इसके पात्रों की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको मिलेगा हिस्टोरियन। हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार, एक महिला है जो ये जो पूरा नाटक चल रहा है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसको रिलेट करती है, सुनाती है। ठीक है। एक है इसमें थिंक टैंक, जो थिंक टैंक मंगल ग्रह पर रहने वाला है, और जो उनका मंगल ग्रह पर रहने वाला जो क्रू है, दल है, पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए उनका मास्टरमाइंड है। थिंक टैंक दिखने में उसका जो सिर है वो एग शेप्ड है, और एक बैलून ब्रेन है उसका, बहुत ही मोटा सिर है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल मानता है। वो एरोगेंट भी है और दूसरे के नॉलेज का क्रेडिट वो खुद लेता है। अगला है उसके बाद में नोडल। नोडल अप्रेंटाइस है, नौसिखिया है, जो बार बार उसकी सहमति से थिंक टैंक को सुझाव देता है। और नोडल वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान है और उसकी बुद्धिमत्ता का क्रेडिट थिंक टैंक अपने खुद के ऊपर लेता है। इनके अलावा एक है कैप्टन ओमेगा, जो दल तैयार करता है पृथ्वी पर जिनको भेजता है। उनमें एक तो है कैप्टन ओमेगा, एक है लेफ्टिनेंट आयोटा और एक का सर्जिएंट ओप। इन तीनों का दल तैयार करके यहाँ पृथ्वी पर भेजता है। और एक उसमें पात्र मिलेगा आपको ऑफ स्टेज वॉइस। ऑफ स्टेज वॉइस का मतलब है कि जो नाटक प्ले हो रहा है उसमें कुछ जगह पर आवाज़ आती है पीछे से, तो जो स्टेज के पीछे से आवाज़ आती है उसके लिए ऑफ स्टेज वॉइस का प्रयोग किया हुआ है। तो इन तीनों का दल तैयार करके थिंक टैंक पृथ्वी पर भेजता है। संयोगवश वो एक लाइब्रेरी में आ जाते हैं, पुस्तकालय में आ जाते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है कि पुस्तकालय है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि 25वीं शताब्दी में उस समय में इन किताबों का इनका प्रचलन बिल्कुल भी नहीं होगा। लाइब्रेरी में आने के बाद में इन किताबों को वो कुछ अलग अलग समझते हैं। कई बार समझते हैं कि वो कुछ टोपियाँ हैं, कुछ अलग चीज़ें समझते हैं, और उस जगह को वो एक रिफ्रेशमेंट स्टोर मान लेते हैं। फिर वो थिंक टैंक का एक अनुमान जानना चाहते हैं कि थिंक टैंक शायद बहुत ही, मतलब वैसे उसको बुद्धिमान मानते हैं, उनका वो हेड है, सरदार है, तो उससे वो पूछना चाहते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो थिंक टैंक उनसे कांटेक्ट स्थापित करके कहता है कि ये जो चीज़ है, पृथ्वी पर रहने वाले लोग वैसे बहुत खाते रहते हैं हरदम, तो ये जो चीज़ें हैं आपके पास में वो क्या है, सैंडविचेस हैं, और इनके अंदर जो कुछ भी है वो एक प्रकार का कोई मसाला है, और इनके जो 2 स्लाइड्स हैं वो इनको ब्रेड बोलते हैं। तो ठीक है, थिंक टैंक उनको खाने के लिए कहता है। वो खाकर भी देखते हैं, लेकिन वो वास्तव में कोई सैंडविच तो थी नहीं, एक बुक थी। फिर बाद में नूडल उसको सजेस्ट करता है कि ये सैंडविच हैं, जो खाने वाली सैंडविच नहीं है बल्कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में प्रयोग की जाने वाली सैंडविचेस हैं। फिर उनको सुनने के लिए कहता है, लेकिन उसमें से कोई आवाज़ भी नहीं आती है। अब ये इनका प्रयास भी विफल रहा। फिर वो कहते हैं कि ये मतलब इनको देखकर बातचीत करने का कम्युनिकेशन डिवाइस है। ये आवाज़ नहीं करती है बल्कि लोग इसमें देखते हैं और फिर बात करते हैं। अब उसमें जब वो देखते हैं तो उनमें जो नर्सरी क्लास की जो पोएम्स थी, कुछ 2-3 पोएम्स थी, उनको मिस इंटरप्रेट करते हैं, मतलब गलत अर्थ समझते हैं। और थिंक टैंक अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल मानने के कारण उन कविताओं का अलग अर्थ निकालता है। जैसे उसमें फर्स्ट ही पोएम थी कि नौकरानियाँ गार्डन में उगती हैं, मतलब बच्चों को एक हास्यपद तरीके से सिखाने के लिए ऐसे जो मेड्स होती हैं, नौकरानियाँ होती हैं, उनके चित्र बनाए हुए थे गार्डन में। उनको थिंक टैंक अलग समझता है कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग बहुत ही एडवांस हो चुके हैं, अग्रिम हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा टेक्निक्स में आगे हो चुके हैं। वो नौकरानियों को गार्डन में उगा सकते हैं, एग्रीकल्चर और माइनिंग को उन्होंने एक साथ कंबाइन कर लिया है, तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके आगे वाली पोएम्स में उसमें हास्यपद तरीके से लिखा हुआ था कि जो गाय है वो उछल के चंद्रमा पे चली जाती है, प्लेट है वो चम्मच के साथ भाग जाती है, और ये सब कुछ देखकर कुत्ता हंसने लग जाता है। तो थिंक टैंक देखता है
कि यहाँ पर जो रहने वाले हैं, पृथ्वी पर रहने वाले, वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनको भी हंसने का मतलब पता है। और गाय उछल के चंद्रमा पर अगर जा सकती है तो मंगल ग्रह पर भी कभी भी आ सकती है। और पृथ्वी पर रहने वाले लोग किसी भी टाइम एक इंटरप्लैनेटरी अटैक हमारे ऊपर कर सकते हैं, मतलब अंतर्ग्रहीय आक्रमण कभी भी कर सकते हैं। फिर अगली पोएम पढ़ने के लिए उनको कहता है, उसमें रहता है कि एक हम उसके थिंक टैंक का जैसा दिखने वाला हम्टी डम्टी नामक एक कार्टून सा था, वो चित्र था उसमें पोएम लिखी हुई थी, हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल। वो गिर जाता है, उसको राजा के जो सभी लोग हैं वो मिलकर भी उसको एकजुट नहीं कर पाते हैं। और जब उसको चित्र दिखाया जाता है थिंक टैंक को, तो थिंक टैंक उसका भी गलत मतलब निकालता है और कहता है कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने मेरी फ़ोटो ले ली है, तस्वीर ले ली है और वो मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे वो कभी भी पकड़ सकते हैं। और यहाँ पर हम वहाँ पर पृथ्वी पर आक्रमण करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं वो मंगल ग्रह पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाता है थिंक टैंक और हैंड टू हैंड ऑर्डर देता है अपने स्पेस क्रू को कि आप जल्द से जल्द वहाँ से वापस लौट आओ और वहाँ पर अपने होने का कुछ भी एक निशान मात्र भी मत छोड़ कर आना। और इस प्रकार से एक छोटी सी जो नर्सरी क्लास की एक बुक थी, उसकी पोएम्स की वजह से पृथ्वी पर जो आक्रमण हो सकता था 2040 में, 2040 में, उस आक्रमण से उस किताब ने बचा लिया। ठीक है, थैंक यू।